जय हिंद साथियों, मैं हरिवंश आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द साइंस कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए बायोलॉजी फाउंडेशन के तहत जो हमारी क्लासेस चल रही है उसमें नेक्स्ट क्लास लेकर फिर से आ गए हैं आपके साथ एक बेहतरीन तैयारी के साथ। आप अपनी तैयारी करते रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए, कम पढ़िए लेकिन रोज। ठीक है, चलिए देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। क्या पढ़ रहे थे भाई? तो मैं यहाँ डाल देता हूँ पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कौन सा तंत्र पढ़ रहे हैं? तो हम कहेंगे पाचन तंत्र। चलिए देखिए, इस पाचन तंत्र में आपको मुख गुहा के बारे में मैं बता चुका था, अर्थात किस तरह से मुख गुहा के खाना जाता है वो चीजें हम बता चुके। देखिए इसके बाद हम चलेंगे तो थोड़ा सा हम मुख गुहा से नीचे जब आएंगे, मैंने कल भी ये आपको चित्र के माध्यम से समझाया था, चाहो तो अभी थोड़ा सा 5 मिनट की बात है, अभी देख लो फिर से। देखिए कुछ इस तरह से हमने बताया था। देखिए पहले ऐसे मुंह होगा, फिर मुंह के बाद यहाँ फेरिंग्स, फिर ये आपकी फूड पाइप से नीचे आपका ये आपका मुंह हो गया। ठीक है, अच्छा इधर है आमाशय। आमाशय से इस तरफ आपका इस तरह से अग्नाशय, और यहाँ आपका होगा लीवर। यहाँ लीवर से नीचे हल्की सी होगी पित्त की थैली, गॉल ब्लैडर। और यहाँ से जब नीचे आएंगे तब फिर मिलेगी आपको बड़ी छोटी आंत और बड़ी। ठीक है, इस तरह से यही छोटी आंत बड़ी आंत से इस वाले भाग से जुड़ी हुई होती है, इस तरह से। ठीक है ना, ये चित्र बताया था जिसमें मैंने कहा था ये क्या है आपका मुख गुहा बकल कैविटी। ये बताई थी ग्रसनी, फेरिंग्स। ठीक है, ये थे आपकी ग्रास नली, ग्रास नली। इसी को क्या कहा था हमने? आहार नाल, अर्थात फूड पाइप, इसोफेगस। इसका क्या नाम दिया था? इसोफेगस। ठीक है, इसके नीचे मैंने आपको पढ़ाया था आमाशय, आमाशय स्टोमक। ठीक है, स्टोमक से नीचे आएंगे तो यहाँ मिलेगा आपको अग्नाशय, पेंक्रियास। ठीक है, अच्छा पेंक्रियास से नीचे सबसे पहले छोटी आंत मिलेगी, छोटी आंत अर्थात स्मॉल इंटेस्टाइन। और यही थी आपकी बड़ी आंत, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा देखिए बड़ी आंत में ही बड़ी आंत के 3 हिस्से बताए गए थे आपको, रेक्टम, कोलॉन, और ये जो सबसे नीचे आपको भाग बताया गया था। इसी भाग में मैं कहूँ रेक्टम वाले भाग में यहाँ मिली थी आपको बर्निफॉर्म,
वर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स, और यहाँ मिली थी आपको एनस अर्थात गुदा। ये था आपका लीवर, और लीवर से नीचे क्या था, ये गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय। ये टोटल हमें पढ़ना है, जिसमें से हम मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी, मुख गुहा अर्थात बकल कैविटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम ग्रसनी और ग्रास नली में पढ़ेंगे। देखिए अक्सर लोगों को कंफ्यूज होता है ग्रास नली में और ग्रसनी में, ये कंफ्यूजन आज आपका दूर हो जाएगा। देखिए जहाँ ग्रास नली होती है, यही जहाँ ग्रसनी होती है फेरिक्स, इस ग्रसनी के पास से देखिए ग्रसनी वाली ये गुहा है, ये क्या है, ये गुहा है। इस गुहा से दो पाइप निकलते हैं। इस गुहा से कितने पाइप निकलते हैं बताओ, इससे दो पाइप निकलते हैं, ठीक है भाई, दो पाइप। एक पाइप तो होता है आपका ग्रास नली अर्थात फूड पाइप, एक जो होता है वो ऑक्सीजन पाइप होता है अर्थात जिससे हवा जाती है, विंड पाइप कहते हैं जिसे। एक होता है आपका विंड पाइप। देखिए यह जो ग्रास नली होती है, यहाँ से विंड पाइप पर एक बाल्ब लगा हुआ होता है। विंड पाइप यानी ग्रास नली पे, ग्रसनी पर विंड पाइप पे एक बाल्ब लगा हुआ होता है, बाल्ब। यह जो बाल्ब होता है इसका नाम है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। देखिए इसका काम क्या होता है कि जिस समय पर आप खाना खाते हो, उस समय जैसे आपने यहाँ से भोजन किया, आपने यहाँ से खाया खाना अर्थात फूड, यहाँ से आपने जब फूड लिया, देखिए ये फूड सीधा फूड पाइप में जाना चाहिए, इस तरफ विंड पाइप में ना आ जाए, इसलिए बाल्ब लगा होता है और ये खुलता बंद रहता है, कभी खुल जाता है बंद हो जाता है, खुलता बंद रहता है। इसका मतलब भोजन के लिए, भाई भोजन के साथ साथ आप ऑक्सीजन भी तो ले रहे हैं उसके लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग खाना खाते समय बातें करते हैं या ध्यान कहीं और होता है, तो उसी स्थिति में कभी कभी खाना इसमें भी चला जाता है, जिसकी वजह से हमें फंदा लग जाता है, हमें हिचकियां आने लगती है, हमें दिक्कत होने लगती है। देखिए ये बहुत खतरनाक है, अगर इसमें ज्यादा खाना फंस जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी खाना खाते समय बात नहीं करनी, खाना आराम से शांत खाइए ताकि खाना सीधा कहाँ जा सके, ग्रास नली, ठीक है भाई। अच्छा इस ग्रसनी की बात करूं तो मैं, इसका यही काम है सिर्फ कि यह यहाँ से दो पाइप निकले होता है, अर्थात ये निर्धारण करती है कि ऑक्सीजन किस पाइप में भेजी जाएगी और भोजन किस पाइप में भेजा जाएगा, यही काम है और यही चीज हमें पूरी इसमें पढ़, ठीक है भाई। ये रफ कर रहा हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा। ये चित्र हमने कल भी बनवाया था, चलिए हम बार बार बनाते रहेंगे, इसकी आप बेफिक्र रहिए, आपको भी एकदम उंगलियों पर रट जाएगा ये। चलिए हेडिंग डाल लेते हैं पहली, ग्रसनी, इसे बोलते हैं फेरिंक्स। देखिए ग्रसनी क्या होती है, यह मुख गुहा के बाद, मुख गुहा के बाद गर्दन में स्थित होती है, गर्दन में स्थित। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए इसका मुख्य कार्य होता है भोजन और, भोजन और गैस, मैंने गैस क्यों लिखी है, चारों तरफ ऑक्सीजन लिख लो समझने के लिए, लेकिन इसमें साथ में नाइट्रोजन वो भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन फिर मैं ऑक्सीजन नहीं लिख रहा हूँ। भोजन ऑक्सीजन भी, और अच्छा सब लिख लेते हैं हम यहाँ पर वायु या हवा। भोजन और
वायु के मार्ग का निर्धारण करना। ये भोजन और वायु के मार्ग का निर्धारण करती है कि कौन सी चीज किस पाइप के अंदर भेजनी। ठीक है, अच्छा आगे इसमें वायु मार्ग या वायु पाइप कह सकते हो, वायु पाइप जिसे विंड पाइप कहते हैं। विंड पाइप पर, विंड पाइप के मुंह पर एक एक एपिग्लोटिस नामक बाल लगा होता है। एपिग्लोटिस नामक बाल लगा होता है, जो यह जो बाल होता है, यह बाल भोजन ग्रहण के समय बंद हो जाता है, जिससे जिससे भोजन जिससे भोजन विंड पाइप में ना जा सके, जिससे भोजन विंड पाइप में ना जा सके। बस फेरिंग्स का यही काम होता है। अच्छा, इसको स्वर यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से जो आवाजों का निर्धारण होता है यहाँ पाया जाता है, ये इस जगह पर। देखिए इसके आगे जो नली है, जिसमें ऐसे छल्लेनुमा नली दिख रही है आपको, इसके आगे देखिए हाथ से जैसे मान लीजिए ये है वो, ये ठीक है, यहाँ से आगे एक नली इस तरह से दिखेगी आपको, और इसके पीछे नली सिंपल होगी इस तरह, ठीक है, इस तरह से। क्योंकि यहाँ बाल लगा होगा, ये वाला यहाँ पर यही है वो बाल, इसी को कहते हैं एपिग्लोटिस। अर्थात आगे जो छल्ली नुमा आपको यहाँ पे दिख रही है, यही है ऑक्सीजन विंड पाइप, और पीछे इसके है वो है फूड पाइप। ठीक है, इसी को स्वर यंत्र कहते हैं। अर्थात आवाज का भी निर्धारण सुरीली भी होगी, कैसी होगी वो भी यही से होता है, जो आपको आगे आगे वाले जो चैप्टर होगा उसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब बात करते हैं। ये हमारा चर्चा होगी किसकी, ग्रसनी फेरिंग्स के बारे में, इसमें इतना ही है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली चर्चा कर लेते हैं हम दांतों पर। अगली चर्चा किस पर करेंगे हम, देखिए मुंह के अंदर अभी हमने मुख गुहा के बारे में पढ़ लिया है। अब हम थोड़ा सा अंदर बात करेंगे, जैसे मुख गुहा में दो चीजें पाई जाती है, दांत और जीभ। ठीक है भाई, दोनों की चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं पहले दांत के बारे में। दांत, टीथ, दांत को क्या कहेंगे भाई, टीथ। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले लिखूं मैं कहूंगा कि दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, तथा ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। अच्छा, मैं अगला बात करूं तो दंत चिकित्सक, दंत चिकित्सक को डेंटिस्ट, डेंटिस्ट दंत चिकित्सक को
डेंटिस्ट कहा जाता है, डेंटिस्ट कहा, ठीक है भाई। चलिए आगे, दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांतों को दो भागों में बांटा जाता है। बाहरी बनावट के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। पहले भाग होता है उसको कहते हैं होमोडोंट। पहला भाग क्या है? होमोडोंट। होमोडोंट भाग क्या होता है? ठीक है, होमो का शब्द ही होता है एक जैसा, अर्थात एक समान, यानी वैसे जीव जंतु जिनमें सभी दांत एक जैसे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं होमोडोंट। मैं कहूं कि वैसे जीव जिनमें सभी दांत एक समान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं भाई? होमोडोंट। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि ये एक्चुअल में होते किस किस में, तो देखिए सांप है, छिपकली है, सांप, छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ और इत्यादि अन्य भी। ठीक है भाई, ये होते हैं होमोडोंट, अर्थात इनमें एक जैसे सारे दांत एक जैसे पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं होमो। ठीक है, अगले हैं, अगला टाइप जो है अर्थात अगला प्रकार है उसको कहते हैं हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट, हेट्रोडोंट क्या होते हैं? मैं कहूंगा कि वैसे जीव, वैसे जीव जिनमें जिनमें वैसे जीव जिनमें जिनमें जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं भाई? तो उन्हें कहते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है, उन्हें हेट्रोडोंट भी कहा जाता है। इस हेट्रोडोंट में आप उदाहरण के लिए क्या ले सकते हैं? स्तनधारी मैमल्स, इसमें किसे रख सकते हैं हम? मैमल्स, अर्थात स्तनधारियों के, स्तनधारी में तो हम भी आते हैं, तो हमारे कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं, हमारे चबड़क होते हैं, चबड़क, कृतंक, रुधिर, वो सब चीज अभी बताएंगे, जस्ट वो पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हेट्रोडोंट, अर्थात विभिन्न प्रकार। ठीक है भाई, चलिए यहां तक आपकी समझ में आ गया, आगे चलते हैं फिर। अच्छा, अगला है जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांतों को,
तीन भागों में बांटा गया है या बांटा। तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, तीन भाग में आते हैं। मैं कहूं कि एक बार दंती, एक बार दंती, इन्हें कहते हैं मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट अर्थात एक बार दंती। अगले कहूं मैं, तो अगले ले सकते हैं हम द्विबार दंती, इसको कहते हैं डाइफायोडोंट। अगले की बात करूं तो मैं लिखूंगा बहुबार दंती, इनको कहा जाता है पॉलीफायोडोंट। बहुबार, देखिए इनका क्या मैटर है, सुनिए ध्यान से। एक बार दंती का मतलब होता है वैसे दांत, वैसे दांत जो जीवन में एक बार निकलते हैं, एक बार निकलते, उन्हें क्या कहा जाता है? एक बार दंती। इनकी संख्या जो होती है वो होती है 12। इनकी संख्या कितनी होती है? 12। 12 दांत ऐसे हैं जो सिर्फ जीवन में आपके एक ही बार निकलेंगे। अच्छा, द्विबार दंती है लिखेंगे तो यहाँ कहेंगे वैसे दांत जो जीवन में दो बार निकलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? द्विबार दंती। इनकी संख्या जो होती है वो होती है 20। अच्छा, इन्हीं को अर्थात द्विबार दंती को ही क्या बोलते हैं? तो इन्हीं को मिल्क टीथ, इन्हीं को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ अर्थात दूध के दांत। ठीक है, मिल्क टीथ। मैं कहूं बहुबार दंती, वैसे दांत जो दो बार से अधिक भी निकल आते हैं, दो बार से अधिक भी निकल आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुबार। ठीक है, यह मैं कहूं मानव में यह दांतों की संख्या 52 होती है। लेकिन यह जो दांत होते हैं, ये दांत, ये दांत ये दांत स्तनधारी, लेकिन स्तनधारी में सांप, छिपकली और मेढक, को छोड़कर अन्य सभी कशेरुकी में पाए जाते। कशेरुकी मतलब होता है वर्टिब्रल, जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे जीवों को
कशेरुकी कहते हैं, जैसे हमारी दी वर्टिब्रल, ठीक है। ये होते हैं 3, अर्थात देखिए ये दांत जो है बहुत कम लोगों के आजकल बहुत कम निकलते हैं, किसी किसी के। अगर आपकी उम्र 25 साल से अधिक है, फिर आपका कोई दांत टूटता है, मतलब उसका निकलना बहुत मुश्किल है। निकल भी आए नहीं निकले कोई नहीं कह सकता, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया है। ये है आपके 3 प्रकार के दांत, अर्थात एक बार दंती में कितने होते हैं? 12 दांत। और द्विबार दंती 20 दांत जिन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। और उसके बाद होते हैं आपके बहुबार दंती, ठीक है। चलिए आगे, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। अच्छा, जो दांतों का चिकित्सक होता है डॉक्टर, उसे डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम दांतों की। देखिए मानव शरीर के अंदर या मुंह के अंदर में किसकी बात करेंगे हम? या मानव, मनुष्य, मनुष्य का, ठीक है। देखिए मनुष्य के मुख में जो दांत पाए जाते हैं उसमें 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले दांत पाए जाते हैं कृतंक। सबसे पहले दांत कौन से होते हैं? कृतंक। इनको कहते हैं इंसीजर, ठीक है, पहला टाइप। दूसरे टाइप के दांत पाए जाते हैं रदनक, इनको कहते हैं कैनाइन, ठीक है। तीसरे पाए जाते हैं आपके अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक प्रीमोलर, अग्रचवर्णक प्रीमोलर। चौथे प्रकार के दांत पाए जाते हैं चवर्णक, इनको कहा जाता है मोल, ठीक है। अच्छा देखिए, मैं कहूं कि इनकी संख्या जो होती है, कृदंत की जो संख्या होती है 2 × 4 = 8। अच्छा, मैं कहूं 8 का मतलब क्या हुआ? देखिए जबड़े होते हैं 2, एक होता है ऊपर और नीचे। देखिए ये ऊपर भी होंगे 4 और नीचे। 2 × 4 क्यों लिखा है दोनों अभी आपको? इसी वजह से, यानी एक ऊपर वाले के एक नीचे। अच्छा, रत्नक वाले जो दांत होते हैं ये होते हैं आपके 1 × 4 अर्थात 4। इसका मतलब है 2 नीचे और 2 ही ऊपर, ठीक है भाई। अच्छा, अग्रचवर्णक की अगर चर्चा करें तो अग्रचवर्णक होते हैं 2 × 4 अर्थात 8। 8 का मतलब ये भी 4 नीचे और 4 ऊपर। चवर्णक की बात करें तो ये होते हैं 3 × 4 अर्थात 12। इसमें ये 6 नीचे और 6 ऊपर। इस तरह से आपके टोटल जो दांत होंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 32। यानी मनुष्य के अंदर टोटल कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत। अब हम इनका डेंटाइन सूत्रता ज्ञात करने का तरीका, वैसे आप अपने मुंह के आधार पर देखिए, रट्टा किसी भी चीज का नहीं मानना है, समझने का प्रयास करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं किस तरह से। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ एक, इसे समझिए मसूरा। ये हमने मान लो ये बना दिया मसूरा, ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, तो मैंने अभी बताया एक नीचे वाला है अर्थात इसमें 4, एक 4, ये 4 दांत मान लीजिए क्या हो गए, ये गर्दन। अच्छा, उसके बाद आपके ये वाला दांत हो गया रत्नक, और ये हमने बीच में से भाग कर दिया है, याद करने के लिए आसान रहेगा। एक इधर हो गया रत्नक, ठीक है। 2 ये हो गए
अब साहब इसके बाद आपके ऐसे कर दूं थोड़ा सा, एक दो, इधर भी एक दो, ये हो गया आपके अग्रचवर्ण। अब इसके बाद है आपके एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। ये कौन से हो गए आपके, देखो अब ध्यान दो, जो हो गया आपके ये इंसीजर, ये है आपका, एक हो गया आपका कैनाइन, एक हो गया कैनाइन, ये दो हो गए प्रीमोलर, कहां से कहां तक, ये दो, और ये तीन दांत हो गया आपके मोलर, ठीक है। अच्छा सेम यही सिस्टम यहाँ रहेगा भाई, ये दो वाले दांत हो गया आपके इंसीजर, ये एक हो गया आपका कैनाइन, ये दो हो गए आपके प्रीमोलर, और ये तीन हो गए आपके। मैंने इसको दो भागों में क्यों बांटा है, सरल आसान पढ़ने के लिए, क्योंकि जो चीज इधर है वही सेम इधर है। अब हम अगर वयस्क मनुष्य की बात करें, वयस्क मनुष्य, देखिए वयस्क मनुष्य आराम से कह सकते हैं 25 साल प्लस होता है। अगर हम वयस्क मनुष्य की चर्चा करें 25 ईयर से जो अपर होगा उस वाले मनुष्य की चर्चा कर रहे हैं, तो इसका जो डेंटल सूत्र होता है जिसे आप दंत सूत्र कहते हैं, वो क्या बनेगा, देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर दो, कैनाइन एक, प्रीमोलर दो और तीन, आधे आधा लगा है आधा। अब जो इतना नीचे है सेम इतना ऊपर भी होगा, क्योंकि ऊपर भी तो इसी तरह से होगा इधर ना, तो यहाँ से हमने इसको आधा ही तो बांटा है, तो सेम इतने ही दांत ऊपर होंगे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ दो, एक दो तीन गुणा दो, क्योंकि जो चीज सेम इधर है वही सेम इधर भी है, तो मैंने कर दिया टू। अब देखो चाहो तो आप काउंट कर लो, दो तीन, तीन पांच आठ, आठ और आठ 16, 16 दूनी 32, ये हो गया वयस्क मनुष्य। अब मैं कहूं इसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं, अर्थात बच्चों, चाइल्ड, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या होता है पता है, उनमें इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए इंसीजर दो के दो होते हैं उनमें, कैनाइन भी होता है, प्रीमोलर होते नहीं, और मोलरों में भी तीन में से दो होते, सेम ऐसे ही नीचे होंगे, दो एक जीरो दो गुणा टू, देखिए दो और एक तीन, तीन दो पांच, पांच दूनी 10 और 10 दूनी 20, अर्थात छोटे बच्चों में दांतों की संख्या 20, मैं कहूँ बड़े पुरुषों में 32, छोटे में 20। ये होता है आपका डेंटल फॉर्मूला, ठीक है भाई, क्योंकि छोटे बच्चों को पूछ लिया जाए कौन से दांत नहीं पाए जाते, तो आपको ऐसे भी ऑप्शन में होगा प्रीमोलर या फिर लास्ट मोलर, जिसे विजडम, विजडम टीथ अर्थात अक्ल की दाढ़ कहते हैं, वो 25 वर्ष के बाद ही निकलती है, 24-25 के बाद निकलती है, ठीक है भाई, समझ में आया ये डेंटल फॉर्मूला। अच्छा चलिए, ये अगर समझ में आ गया है तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते, ठीक है भाई, ये आप दो एक बार देख लेना, अपने आप आपको भी याद हो जाएगा। देखो मैं एक दांत की संरचना की बात करूं, एक दांत, तो देखिए एक दांत किस तरह से होता है, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा एक दांत,
ठीक है, अंदर। देखिए इसके जो ऊपर ये वाला भाग है, ये वाला जो भाग है इसी को कहते हैं इनामल। इसको क्या कहा जाता है? इनामिल या इनाम। ठीक है, मैं कहूं कि ये सबसे कठोर भाग है दांत का, सबसे कठोर भाग। ठीक है, अच्छा, इस इनामल की वजह से ही मैं कहूं, इसकी वजह से दांत कैसा दिखाई देता है? सफेद। ठीक है भाई। अच्छा, इस इनामल के जस्ट नीचे वाला भाग है, उसे कहा जाता है डेंटाइन। उसे क्या कहते हैं? डेंटाइन। ठीक है, इस डेंटाइन के नीचे है जो ये, यहाँ पर एक ये वाला भाग है जो पूरा, ये वाला भाग है पल्प कैविटी। इसको क्या कहा जाता है? पल्प कैविटी। ये एक ऐसे कह सकते हैं कि रस होता है, ये रस या फिर मैं इसको कहूं कि लिक्विड, ये द्रव होता है। ठीक है, जैसे जो लोगों के दांत में कीड़ा वीड़ा लग जाता है, कीड़ा भी कब लगता है वो भी अभी बताऊंगा कि कीड़ा किस स्थिति में जाके हमारे दांतों में कीड़ा लगने लगता है। ये पल्प कैविटी यही निकल आती है, जिसको साधारण भाषा में पस कहते हैं, पीप निकलना, पस निकलना, वो यही होती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इसमें दांत के अंदर ये वाली नलिकाएं पाई जाती है, जिसमें सिराएं और धमनी मौजूद होती है। ठीक है भाई, इनको क्या कहते हैं? सिरा और धमनी। रेड वाली हो जाएगी आपकी धमनी, और ये ग्रीन वाली क्या हो जाएगी आपकी? सिरा। ठीक है भाई। अच्छा, जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला जो भाग है, इसको सीमेंटम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सीमेंट। अच्छा, दांत की अगर हम और बात कर लें तो देखिए, दांत का जो निर्माण है वो किससे होता है? तो दांत का निर्माण ओवरऑल होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। दांत का निर्माण काय से होता है भाई? लगभग 96.5% इसमें क्या होता है? तो मैं कहूं कैल्शियम फॉस्फेट। बाकी इसमें थोड़े मात्रा में खनिज लवण, प्लस प्रोटीन, ये भी पाए। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट पाए। ठीक है भाई, ये है आपके दांत का हिस्सा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा, सबसे मजबूत भाग कौन सा है? इनामल। ठीक है भाई, और शरीर का सबसे मजबूत भी यही है, इनामल। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़े से कुछ फैक्ट्स हैं, वो लिख लेते हैं दांतों के बारे में, या साथ साथ अपना नोट्स बनाते चल रहे होंगे। ये हम ऑलरेडी पहले से आशा कर चुके हैं, आपको आई होप इतना तो आप कर ही लेंगे। भाई आप पढ़ रहे हैं, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए, पांच वर्ष से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में दांतों की संख्या 20 होती है, जिन्हें दूध या मिल्क टीथ, जिन्हें मिल्क टीथ कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, मैं कहूं कि इन्हीं बच्चों में
इन्हीं बच्चों में अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं। अग्रचर्वणक दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो 5 वर्ष से छोटे बच्चे होते हैं इसके अग्रचर्वणक दांत बिल्कुल होते ही। अच्छा, आगे मैं कहूँ दांतों का नहीं, सॉरी, मुंह का। दांतों का क्या होता है? मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों में सड़न होने, दांतों में सड़न होने लग, ठीक है। अच्छा, आगे चर्वणक दांतों में लास्ट चर्वणक दांतों में जो लास्ट चर्वणक होता है वह 24 वर्ष के बाद आता है। जिसे अक्ल दांत या विजडम टीथ कहते हैं। अक्ल दांत या विजडम टीथ कहते हैं, ठीक है भाई। ये समझ में आ गया आपके में। आगे स्तनधारियों में सबसे ज्यादा दांत या सर्वाधिक सबसे ज्यादा दांत घोड़ा व सुअर के होते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है भाई? 44। जिनकी संख्या 44, ठीक है भाई। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, हाथी में दिखाने वाले दांत, हाथी में दिखाने वाले, या तो हाथी में दांत दिखता है, दिखाने वाले दांत जिन्हें टस्क कहा जाता है, वह सिर्फ पुरुष हाथी में पाया जाता है। वह सिर्फ किसमें पाया जाता है? पुरुष हाथी में पाया जाता है, ठीक है। आगे मसूड़े के बाहर दिखने वाले दांत को क्राउन तथा
मसूड़े के अंदर वाले भाग को रूट कहा जाता है, रूट कहा जाता है। ठीक है, यानी अंदर वाला जो मसूड़े के अंदर जो दांत का हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, आगे दांतों का सबसे बाहरी आवरण को इनामेल या इनामल कहा जाता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है भाई, आगे इनामल के कारण ही दांतों का रंग सफेद होता है, दांतों का रंग सफेद। जहां तक चीजें इतनी समझ में आई है आपकी, देखिए बिल्कुल कोशिश ये करेंगे कि क्लासेस थोड़ी भले ज्यादा हो जाए, परंतु तैयारी उस लेवल की होगी कि इससे बाहर नहीं आएगा कुछ। देखिए मैं कोई टीचर नहीं, मैं प्रोफेशनली एक स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने चीजों को कई जगह से, बहुत अच्छे अच्छे जो टीचर्स हैं, मैडम हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक है, उन सभी का कॉम्बिनेशन करके जो अपने एक नोट्स तैयार किए हैं या अपनी एक ज्ञान अर्जित किया है, मैं उसको आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सभी दोस्त गवर्नमेंट जॉब पाएं, अपना और अपने माता पिता का सपना पूरा करें, अपने परिवार को उस गरीबी से मुक्त कराएं जिसमें कई सदियों से जिसे झेलता हुआ आ रहा है। आप एक मात्र वो हो जो ये कर सकते हो, ये हमारी उम्मीद है भाई, आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए चलिए आगे चलेंगे थोड़ा और, अभी इसमें 4-5 पॉइंट और हैं, उनको भी लिखेंगे भाई, साथ साथ लिखते चलिए बस। अब क्या देखिए, इनामल के अंदर वाले भाग को डेंटाइन डेंटाइन कहा जाता है, डेंटाइन कहा जाता है। अच्छा, दांतों की अध्ययन की सुविधा के लिए डेंटाइन भाग महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सुविधा को ओडोंटोलॉजी, क्या कहते हैं भाई, ओडोंटोलॉजी।
लक्ष्य। ठीक है, दांत के यानी दांत का अध्ययन करना है तो सबसे कौन सा भाग महत्वपूर्ण है? डेंटाइन भाग है, क्योंकि ये बीच में है, इसके ऊपर एनामल है, इसके जस्ट नीचे पल्प कैविटी पाएगा। चलिए वो भी आगे लिखेंगे। डेंटाइन के नीचे पल्प कैविटी पाई जाती है, पल्प कैविटी पाई जाती है। यही यही दांतों को सड़ाती है। ठीक है, यही दांतों को सड़ाती है, हम कह सकते हैं इसी से दांतों में सड़ान पड़ती है। आगे दांत जबड़े की दांत जबड़े की मांसपेशी से जुड़ा होता है, जिसे 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 शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी माना। देखिए, आप एक बात का ध्यान रखना, सबसे कठोर भाग वह भी दांत का ही है, सबसे मजबूत मांसपेशी भी कहाँ पाई जाती है? दांत में ही पाई जाती है। ठीक है, अच्छा आगे दांतों के निचले जबड़े को दांतों के निचले जबड़े को शरीर की सबसे मजबूत हड्डी माना। ठीक है, सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है। दोनों जबड़ों में केवल निचला जबड़ा गति करता है, केवल निचला जबड़ा गति करता है, ऊपर वाला जबड़ा बिल्कुल हिलता नहीं है, सिर्फ नीचे वाला, जैसे हम खाते हैं या बोलते हैं तो सिर्फ नीचे वाला जबड़ा हिलता है। ठीक है भाई, आगे फ्लोरीन की कमी के कारण दांत झड़ने लगते हैं, जिसे जिसे फ्लोरोसिस फ्लोरोसिस रोग कहा जिसे फ्लोरोसिस रोग कहा जाता है। थोड़ा सा लास्ट में दांतों का प्रयोग लिख लो।
दांतों का प्रयोग। पहले नंबर तो दांत होते कौन कौन से हैं, तो मैं कहूंगा पहले नंबर दांत होते हैं प्रथम, जिन्हें आप कहते हैं इंसीजर। दूसरे होते हैं आपके रत्नक, रत्नक जिन्हें आप कहते हैं कैनाइन। अगला होता है अग्रचवर्णक, प्रीमोलर। अगले होते हैं आपके चवर्णक, अर्थात देखिए ये जो कृतंक है इनका काम होता है किसी भी चीज को काटना। इनका काम क्या होगा, काटना। रत्नक होते हैं, इनका काम होता है चीरना और फाड़ना, ठीक है। अग्रचवर्णक का काम होता है चबाना, और चवर्णक का काम चबाना प्लस पीसना, ठीक है। ये इनके कार्य होते हैं। अर्थात सबसे पहले आप मान लीजिए कोई भी चीज खा रहे हैं, ऐसे आगे वाले दांतों से क्या करेंगे, काटेंगे। ये जो रत्नक वाला दांत होता है ये उन जीवों में अधिक तीव्र व नुकीला व बड़ा पाया जाता है जो जीव अत्यधिक मांस खाते हैं, ओवरऑल मांसाहारी होते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीर फाड़ करनी होती है। भाई मांस एक जटिल भोजन है, उसको चीर फाड़ करने की आवश्यकता होती है, इसलिए उनमें ये थोड़ा सा, जैसे शेर है, टाइगर्स वगैरह, उनमें बहुत नुकीला हुआ बड़ा पाया जाता है ताकि वो चीर फाड़। अग्रचवर्णक से हम चबाने का काम करते हैं, और फिर हम ले जाएंगे मोलर अर्थात चवर्णक के पास, जो चबा चबा के बिल्कुल पीस के महीन कर देगा, तब वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाएगा या किसी भी जीव में जाएगा। ये आपको इतना सारी जो आज की क्लास है उसमें हम लगभग दांतों को पूर्णतः खत्म कर चुके हैं, ठीक है भाई। आगे जो अगला हम क्लास लेंगे उसमें आपको जीभ जीभ पढ़ाएंगे और कुछ लार ग्रंथियां। देखिए मुंह के अंदर 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी नहीं 3, जिनमें से पहली जो होती है पैरोटिड ग्लैंड वो जोड़ी में होती है, बाकी 2 जो होती है सबलिंगुअल वो मतलब सिंगल सिंगल, ठीक है भाई। वो तीनों आपको ग्रंथियां कल पढ़ा दी जाएंगी। कल आपकी जीभ और ग्रंथि हम दोनों चीजें खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अभी आपने आज पाचन तंत्र के तहत, नहीं पाचन तंत्र तो लिखा रखा है, आपने पढ़ाया आज क्या, दांत, टीथ, या फिर ओडोंटोलॉजी, ठीक है। आशा करेंगे हम कि भाई आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, अर्थात हम आपको समझाने में कामयाब हुए, आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। इसलिए आप अपना सहयोग बनाए रखें, अपनी पढ़ाई बेहतरीन करते रहिए, अगर आपको सफलता लेनी है, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय दे सके। इसलिए समय का सदुपयोग करिए और लगातार मेहनत करते रहिए। हम आपको इसी तरह से हर क्लास में, नेक्स्ट क्लास में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।